नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जब वकीलों ने कहा केस में दम नहीं, लेकिन बंदे ने नहीं मानी हार। हाई कोर्ट में फाइल किए 2 केस, हाई कोर्ट से मिली सफलता। ऐसे केस में किस वकील ने की थी मदद, उस वकील से किसने करवाई थी मुलाकात, उसके बारे में भी बताएंगे। और अभी ओपीएस के लिए केस डालने की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एनपीएस के लिए यानी ओपीएस बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो 18 अगस्त 2008 को किया था। और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो 2007 में विज्ञापित हुई थी और 2008 में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी हरियाणा सरकार के इस नोटिफिकेशन से पहले। सबसे पहले हम हाई कोर्ट के उस वकील से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने उस समय मेरी मदद की थी जब कई वकीलों ने ये कहा था कि आपके केस में दम नहीं है। ये है उनका फोटो। ये है एडवोकेट अशोक भारद्वाज, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बैठते हैं, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर है। ये है इनका एड्रेस, ऊपर टॉप में इनका मोबाइल नंबर लिखा है, नीचे नाम है अशोक भारद्वाज एडवोकेट। ये पंजाब गवर्नमेंट के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। हाई कोर्ट में चैम्बर नंबर 100 में बैठते हैं और जब कोर्ट की सुनवाई होती है उसमें न्यू बार कॉम्प्लेक्स में रूम नंबर 11 में बैठते हैं। और नीचे इनका घर का एड्रेस दिया है और सबसे नीचे इनके ऑफिस के क्लर्क जिसको हम मुंशी बोलते हैं उनका टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। अब आपको उस बंदे का फोटो दिखाते हैं जिन्होंने मेरी मुलाकात एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब से करवाई थी। ये उनका फोटो देख लीजिए। ये है एडवोकेट रामेर शौकंद, ये भी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हैं और जींद में चैम्बर नंबर 62 में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद। अब बताते हैं पूरा मामला क्या था। आपको याद होगा 2009 में एचपीएससी ने और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली थी टीचर्स की भर्ती के लिए। एचपीएससी की विज्ञापन संख्या थी 3/2009 स्कूल कैडर लेक्चरर के लिए और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी थी 4/2009 जेवीडी टीचर्स के लिए और मास्टर कैडर के लिए। इसमें हरियाणा सरकार ने क्या किया था, गेस्ट टीचर्स को स्टेट से छूट दे दी थी जिसको आजकल एचटेट कहते हैं और सिर्फ गेस्ट टीचर्स को 24 नंबर दे दिए थे अनुभव के आधार पर। इसी को चैलेंज करना था। इसको चैलेंज करने के लिए मैंने कई वकीलों से बात की, क्योंकि मैं खुद इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूं और कई ऐसे लोग हैं जो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट से कुछ वकील हर सैटरडे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आते थे। एडवोकेट रामेर शौकन जिनका मैंने अभी फोटो दिखाया था, ये जींद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैम्बर नंबर 62 में बैठते हैं। मैं भी इनके पास चला जाता था। तो एक दिन सैटरडे को जब हाई कोर्ट से वकील आए हुए थे, मैं भी एडवोकेट रामेर शौकंद के चैम्बर में था और मैंने डिस्कशन करना शुरू किया कि गेस्ट टीचर को जो हरियाणा सरकार ने स्टेट से छूट दी है और 24 नंबर एक्सपीरियंस के सिर्फ गेस्ट टीचर को दी है, इनको चैलेंज करना है। तो वहां कई वकील हाई कोर्ट से आए थे, कुछ वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे, उनमें ज्यादातर एयरफोर्स से रिटायर बंदे थे और सभी वकीलों ने मुझे एक ही बात की कि ये हरियाणा सरकार का अधिकार क्षेत्र है, हरियाणा सरकार चाहे तो ऐसी छूट दे सकती है। मैंने कहा नहीं, ये सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का मामला है। अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। सिर्फ गेस्ट टीचर्स को पात्रता से छूट यानी कि स्टेट से छूट, सिर्फ गेस्ट टीचर्स को 24 अंक अनुभव के देना, ये मौलिक अधिकार 14 और 16 का उल्लंघन है। वकीलों ने कहा नहीं, आपके केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि सभी एयरफोर्स से रिटायर थे, ज्यादातर मेरे दोस्त थे। मैंने मजाक में कह दिया कि आप वकील नहीं हो। तो एक दिन एडवोकेट रामेर शौकन हाई कोर्ट जा रहे थे किसी काम से, मुझे कहने लगे कि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, वहां आपकी और 2-4 वकीलों से मुलाकात करा देता हूं। तो जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट जाने के बाद एडवोकेट रामेर शौकन ने एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब से मेरी मुलाकात करवाई और वहां मुलाकात होने के बाद हाई कोर्ट में बैठ के जब हम बातें कर रहे थे तो एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब एडवोकेट रामेर शौकंद को कोई घटना सुना रहे थे हाई कोर्ट की, किसी केस की हाई कोर्ट में हियरिंग के बारे में बता रहे थे। तो भारद्वाज साहब ने कहा कि मैंने जज साहब को कहा इस रूल के तहत ये है। जज साहब को कहा वो तो आपको मालूम है और जज साहब ने हाँ भर ली। अगर भारद्वाज साहब सिर्फ रूल का हवाला देते, जज साहब को साथ में इन्वॉल्व नहीं करते, तो जज साहब ये कहते रूल दिखाइए, क्योंकि जज साहब को इन्वॉल्व कर दिया था, जज साहब ने हाँ कर दी थी, इसलिए जज साहब ये नहीं कह सकते थे कि मुझे रूल दिखाइए। तो मैंने कहा सर भारद्वाज साहब को मेरा केस समझ में आ सकता है। एडवोकेट रामेर शौकन ने मुझे कहा कि आप बात कर लीजिए। मैंने जब एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब से बात की, उन्होंने कहा कि किसी दिन संडे को आ जाइए, सभी आपके डॉक्यूमेंट साथ ले आइए, फिर आपके केस को समझते हैं। तो एक दिन संडे को मैं सभी डॉक्यूमेंट के साथ अशोक भारद्वाज साहब के घर गया, सारा केस समझाया। अब आपको मेरे द्वारा डाले गए केस के फैसले के कुछ अंश दिखाते हैं, ये देख लीजिए। इस जजमेंट के पेज नंबर 22 पे लिखा है कि संविधान सबको सरकारी नौकरी में बराबर के मौका देने की गारंटी देता है, जो अनुच्छेद 14 और 16 में जिसका वर्णन है। संविधान में जो अनुच्छेद 14 और 16 में लिखा गया है समानता का मौलिक अधिकार, उसकी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जितने भी एप्लीकेंट हैं सबको बराबर का
मौका मिलना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है सिर्फ उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अब इस जजमेंट का एक और पोर्शन आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। इस जजमेंट में लिखा है, अगर गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को बिना स्टेट पास किए सर्विस में लिया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है उन कैंडिडेट्स को लाभ दिया गया है जो मेरिट में लो हैं यानी कि कमजोर हैं। आगे कोर्ट ने लिखा है, जो टीचर्स हैं यानी शिक्षक हैं वो देश का निर्माता है, और अगर देश का निर्माता यानी नींव ही कमजोर हो जाएगी तो देश जो है उन्नति के रास्ते की सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। वर्ष 2008 के अंदर रूल में संशोधन करके जो क्वालिफिकेशन ऐड की है जिसमें स्टेट को कंपलसरी किया है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया कि गेस्ट टीचर को ये स्टेट का एग्जाम क्यों नहीं पास करना चाहिए। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। आपको याद होगा 2005 के लास्ट में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की गई थी बिना विज्ञापन के, बिना आरक्षण के प्रावधान के, और जिसमें गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की गई थी उसमें उनको जो वेतन दिया जाता था वो पर पीरियड के हिसाब से दिया जाता था। धीरे धीरे गेस्ट टीचर्स ने संघ बनाया, हरियाणा सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए और सरकार पर दबाव डालते गए, अपनी पेमेंट बढ़वाते गए। 2009 में 1 अप्रैल से गेस्ट टीचर्स के लिए एक प्रावधान कर दिया कि गेस्ट टीचर्स को अब पीरियड वाइज नहीं बल्कि अडॉक बेस पे ले लिया गया, और ये ऐसा आदेश सरकार ने जो जारी किया, शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया वो मार्च 2009 में था और 1 अप्रैल 2009 से लागू होना था। उसी को कुछ पात्र संघ के सदस्यों ने चैलेंज किया था। पात्र संघ क्या है? जिन्होंने उसमें स्टेट पास करके था उन्होंने एक संघ बना लिया था। पात्र संघ के लोग गेस्ट टीचर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उनका कहना था जब सरकार ने स्टेट लागू कर दिया है तो स्टेट कंपलसरी होना चाहिए, सिर्फ गेस्ट टीचर को छूट नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जो सबसे पहला केस डाला था वो मार्च 2009 का जो शिक्षा विभाग का आदेश था जिसमें गेस्ट टीचर्स को पीरियड वाइज की बजाय अडॉक पर ले लिया गया था, उसको चैलेंज के लिए केस डाला गया था और उसका केस नंबर था CWP नंबर 4562 ऑफ 2009। उस केस की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें दिया था कि गेस्ट टीचर्स को अडॉक पर आप नहीं ले सकते, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, इसलिए नए सिरे से सबसे एप्लीकेशन लीजिए और अगर अडॉक पर लेना है तो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं हो सकता। उस जजमेंट के बाद गेस्ट टीचर्स हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में गेस्ट टीचर्स ने कहा कि जो पात्र संघ द्वारा केस डाला गया है इसमें गेस्ट टीचर्स को हटाकर नए सिरे से एप्लीकेशन लेकर अडॉक की भर्ती के लिए बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने कहा है कि गेस्ट टीचर्स को हटाकर रेगुलर भर्ती की जाए। तो गेस्ट टीचर्स ने हाई कोर्ट से निवेदन किया कि जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती तब तक गेस्ट टीचर्स को कंटिन्यू रहने दिया जाए। हाई कोर्ट ने उस फैसले को वापस लिया और डबल बेंच को रेफर कर दिया। उसके बाद जून 2009 में HPSC ने विज्ञापन संख्या 3 निकाली जिसमें स्कूल कैडर लेक्चरर की भर्ती करनी थी और उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसमें स्टेट कंपलसरी था, जिस कारण से गेस्ट टीचर्स ने फिर से सरकार पर दबाव बनाया और उसके कुछ दिन के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने JBT और मास्टर कैडर के लिए वैकेंसी निकाली और उसमें गेस्ट टीचर्स को पात्रता से छूट दे दी और सिर्फ गेस्ट टीचर्स को 24 नंबर अनुभव के दे दिए। और उसके तुरंत बाद HPSC ने भी एक ओरिजिनम निकाल दिया और उसमें सिर्फ गेस्ट टीचर्स को स्टेट से छूट दे दी और 24 अंक अनुभव के दे दिए सिर्फ गेस्ट टीचर्स को। इसी दोनों को पात्र संघ वालों ने फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और उसका केस नंबर है CWP नंबर 13045 ऑफ 2009। पहले हम उसका स्टेटस आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए CWP नंबर लिखा है 13045 ऑफ 2009। हाई कोर्ट में रजिस्टर हुआ था 24 अगस्त 2009 को। इस केस को भी अटैच कर दिया था पहले वाले केस के साथ जो 4562 2009 पात्र संघ के द्वारा डाला गया था। CWP नंबर 13045 ऑफ 2009 में ये मांग की गई थी कि गेस्ट टीचर्स को जो स्टेट की छूट है वो नहीं मिलनी चाहिए और गेस्ट टीचर्स को जो 24 अंक अनुभव के दिए गए वो नहीं मिलने चाहिए। और इस केस की जब भी हाई कोर्ट में हियरिंग होती थी उसके बाद जब भी अखबार में खबर छपती थी तो ऐसा महसूस होता था कि केस जो है गेस्ट टीचर्स के पक्ष में जा रहा है और पात्र संघ के विरोध में जा रहा है। इसलिए मैंने भी मन बनाया कि मुझे भी हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि उस केस की सुनवाई जिसमें गेस्ट टीचर्स की तरफ से ये तर्क दिया जाता था कि जो पात्र संघ के आज हमारे खिलाफ खड़े हैं इन्होंने उसमें गेस्ट टीचर्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया और हमने बहुत कम पेमेंट पे गेस्ट टीचर्स के रूप में काम किया है। अब हमारा हक बनता है कि हमें ये स्टेट से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है और 24 नंबर अनुभव के मिलने चाहिए। मैंने जो हाई कोर्ट में केस डाला मैंने पात्र संघ से थोड़ा हट के केस डाला था क्योंकि पात्र संघ ने मांग की थी कि स्टेट की छूट नहीं होनी चाहिए और 24 अंक जो गेस्ट टीचर्स को दिए हैं वो नहीं मिलने चाहिए। मैंने ये मांग की थी अगर गेस्ट टीचर्स को आप स्टेट की छूट दे रहे हैं सभी कैंडिडेट को स्टेट से छूट मिलनी चाहिए और अगर गेस्ट टीचर को अनुभव के 24 अंक दे रहे हैं तो उन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी अनुभव के 24 अंक मिलने चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि जो टीचिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है उस पर DO और BO के साइन होते हैं। वही DO और BO सरकारी स्कूल के जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइन करके देंगे और वही DO और BO
प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के जो एक्सपीरियंस है उसको साइन करके देंगे। फिर भारत के संविधान में वर्णित जो अनुच्छेद 14 और 16 है उसका उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। और जो अभी मैंने आपको फैसले कुछ अंश दिखाए थे उसमें यही दिया गया था कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब आपको हाई कोर्ट में मेरे द्वारा डाले गए पहले केस का स्टेटस दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए शेड्यूल पे नंबर लिखा है 16234 2009 का। ये हाई कोर्ट में रजिस्टर हुआ था 23 अक्टूबर 2009 को। और ये केस भी पात्र संघ के द्वारा जो सबसे पहले केस डाला गया था शेड्यूल पे नंबर 4562 ऑफ 2009 इसके साथ अटैच हो गया था। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे ये मेरा नाम है, मैंने अकेले नहीं डाला था। और ये वकील का नाम देख सकते हैं, एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब हैं। और ये अलाउ हो गया था कब, 6 अप्रैल 2010 को। हाई कोर्ट में मेरा जो पहला केस था ये एचपीएससी की जो वैकेंसी थी उसके खिलाफ था, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी वैकेंसी निकाली थी। उसके खिलाफ भी मैंने एक केस डाला था, क्योंकि मैंने बीएड भी करके थी और एसएस मास्टर के लिए अप्लाई भी करके था। इसलिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी केस डालना जरूरी था। और जब तक हमारा वो दूसरा केस तैयार हुआ तब तक हाई कोर्ट ने इस मामले में और केस लेने से मना कर दिया, क्योंकि ये मामला डबल बेंच को रेफर हो चुका था और डबल बेंच में चीफ जस्टिस की बेंच को लगा था और चीफ जस्टिस ने इस मामले में और नए केस लेने से मना कर दिया था। जब मैंने एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब से बात की, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने मना कर दिया है, नए केस इसमें ले रहे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप चीफ जस्टिस साहब से निवेदन कीजिए और अगर हमारा केस इसमें नहीं जाएगा तो हो सकता है हम कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि हमने जो पहला केस डाला है शेड्यूल पे नंबर 16234 और 2009 वो पुराने वाले जो पात्र संघ के केस थे उनके साथ अटैच हो गया है। और मेरे पास वो लेटर्स हैं जो मैंने सरकार को उसमें लिखे थे, शिक्षा विभाग को लिखे थे। और हर लेटर में मैंने यही लिखा है कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है गेस्ट टीचर्स के मामले में। हर लेटर में मैंने ये लिखा था कि गेस्ट टीचर भर्ती मामले में हरियाणा सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा है और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब ने चीफ जस्टिस से परमिशन मांगी और हमें परमिशन मिल गई, इसलिए हमने दूसरा केस फाइल किया जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ था। उसका स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए शेड्यूल पे नंबर 19464 ऑफ 2009, इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 15 दिसंबर 2009। लेफ्ट साइड में देखिए मेरा नाम है सुरेश कुमार, ये भी मैंने अकेले नहीं डाला और मेरे वकील थे एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब। और नीचे देखिए अलाउ करके है 6 अप्रैल 2010 को, क्योंकि 6 अप्रैल 2010 को फैसला किया था। यहाँ नीचे देखेंगे राइट साइड में शेड्यूल पे नंबर 4562 ऑफ 2009 जो पात्र संघ के द्वारा सबसे पहले डाला गया था। ये केस भी मेरे वाला केस के साथ अटैच हो गया था। पात्र संघ द्वारा डाला गया दूसरा केस शेड्यूल पे नंबर 13045 ऑफ 2009, ये पहले ही शेड्यूल पे नंबर 4562 ऑफ 2009 के साथ अटैच था। और मेरा जो केस था पहले वाला 16234 ऑफ 2009 वो भी शेड्यूल पे नंबर 4562 ऑफ 2009 के साथ अटैच था। और अब ये सब केस मेरे वाले दूसरे केस के साथ अटैच हो गए थे, क्योंकि जो मेन केस था शेड्यूल पे नंबर 4562 ऑफ 2009 वो मेरे केस शेड्यूल पे नंबर 19464 ऑफ 2009 के साथ अटैच कर दिए थे। अब इसका आपको जजमेंट का पेज दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए सिविल रिट पिटीशन नंबर 19464 ऑफ 2009, डेट ऑफ डिसीजन 6 अप्रैल 2010। यहाँ नाम देखिए मेरे अकेले का नाम है सुरेश कुमार। यहाँ नीचे मेरे वकील का नाम देखिए मिस्टर अशोक भारद्वाज एडवोकेट फॉर पेटिशनर। नीचे ऑर्डर में देखेंगे उसमें लिखा है कि इसका फैसला शेड्यूल पे नंबर 13045 ऑफ 2009 के साथ है। और यहाँ नीचे डेट देखेंगे, डेट वही लिखी है 6 अप्रैल 2010। अगर हाई कोर्ट की साइट पर आप जाकर देखेंगे तो शेड्यूल पे नंबर 13045 ऑफ 2009 इसका जजमेंट जो हाई कोर्ट की साइट पर उपलब्ध नहीं है, जिसमें फैसला था उसमें उपलब्ध था। इसकी कॉपी मेरे पास है। 6 अप्रैल 2010 के हाई कोर्ट के इस फैसले को गेस्ट टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जून 2010 में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले इंटरिम ऑर्डर में कहा था कि गेस्ट टीचर्स को प्रोसेस में शामिल किया जाए, लेकिन उनके रिजल्ट पर रोक रहेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल फैसला आया उसमें हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सिर्फ गेस्ट टीचर्स को स्टेट से छूट देना और सिर्फ गेस्ट टीचर्स को 24 अंक देना, ये अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। इस तरह से हाई कोर्ट में ये मेरी पहली जीत थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। इसी तरह का एक मामला सामने आया है ओपीएस का, यानी पुरानी पेंशन लेने के लिए, जिसमें हाई कोर्ट में एक केस डल चुका है। उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। 18/8/2008 से पहले विज्ञापित सभी पदों पर मिलेगी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन, ये सवाल किया गया है। ओपीएस मामले में जो नेक्स्ट डेट है वो 5 मार्च है। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वो अगर वीडियो देखना चाहें उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो आप देख लीजिए। 18/8/2008 से पहले विज्ञापित पदों पर ओपीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम केस फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 24 अप्रैल 2008 को हुई थी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हुई थी।
उसके बाद वहां से मैं एनओसी लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हूं। तो इसलिए मेरा दावा बनता है, क्योंकि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, डिटेल नोटिफिकेशन, वो 18/8/2008 को किया था और 18/8/2008 को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमारे प्राण बनाए गए थे। प्राण बनने के बाद फरवरी 2010 से हमारे वेतन से एनपीएस के लिए पैसा कटना शुरू हुआ था और जो अप्रैल 2008 से लेके जनवरी 2010 तक है, उसका जो एरियर है हर महीने हमारी सैलरी से काट के एरियर के रूप में एनपीएस के लिए जमा किया गया है। क्योंकि सरकार का जो डिटेल नोटिफिकेशन है एनपीएस लागू करने के लिए वो 18/8/2008 का है। हमारी ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन से पहले की है, इसलिए हमारा दावा बनता है ओपीएस के लिए। कुछ वैकेंसी ऐसी थी जिनका विज्ञापन जो है इस नोटिफिकेशन से पहले था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग इस नोटिफिकेशन के बाद थी। वो भी केस डालने की तैयारी में। उसमें खासकर शिक्षा विभाग के वो टीचर्स हैं जिनकी नियुक्ति विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत हुई है। क्योंकि जो विज्ञापन संख्या 6/2006 थी, इनका विज्ञापन जारी हुआ था जुलाई 2006 में और इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी 2008 और 9 में हुई है। वो अलग से केस डालने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।